मार्केट्स की चाल को अगर हम देखें तो एक बात तो क्लियर साबित हो रही है कि ऊपरी स्तरों पे मार्केट्स टिकने में कायम नहीं है। पर इसके सामने अगर ये भी देखें कि इतनी गिरावट के बाद और कितना कमज़ोर हो सकते हैं बाजार, ये भी एक प्रश्न ज़रूर खड़ा होता है। तो ऐसे बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कैसे रीड करें मार्केट के इंटरनल्स, आइए ये समझते हैं हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के CIO योगेश पाटिल जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट के महारथी में। सबसे पहले तो अपना व्यू मार्केट के आउटलुक पे ही बताइए, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, रिजल्ट्स रिएक्शन काफ़ी शार्प हैं। और एक बात तो क्लियर है योगेश जी, जहां पर भी नंबर्स उम्मीद के मुताबिक और कमेंट्री थोड़ी सी भी नेगेटिव आ रही है, वहां पर जमकर धुलाई हो रही है ऐसे शेयर्स की। लार्ज कैप्स भी इसमें बख्शे नहीं जा रहे हैं। तो आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के इंटरनल्स को? अर्निंग्स किस तरीके से अभी आपकी उम्मीदों के मुकाबले खरी उतरी हैं, और आगे के लिए आउटलुक क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टीवी में बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट में वोलेटिलिटी है और ये मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जब जब मे बी सोमवार को या अगले हफ्ते जब भी प्रेसिडेंट ट्रम्प की नई पॉलिसीज आएगी, इंडिया के नए बजट्स आएंगे, उसके बाद थोड़ा आपको क्लियरिटी मिलेगी फंड फ्लो पे, एफआईज के साथ में भी और डोमेस्टिक इनफ्लो के लिए भी। रही बात अर्निंग्स की, काफ़ी अगर आप मुझे पूछेंगे तो अर्निंग ठीक आ रही है। ऐसा ज़्यादातर अर्निंग ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। जो एक्सपेक्टेशंस थी Q2 से कंपैरिजन में कि Q3 इतना आएगा, उससे थोड़ा बेटर ही आ रहा है। तो अर्निंग में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सरप्राइज मिलेगा हमें, क्योंकि काफ़ी हद तक मार्केट ने Q2 की अर्निंग को एक्स्ट्रापोलेट कर लिया था कि Q3 भी बहुत ख़राब आएगा, जो कि नहीं आ रहा है। अगर आप रिसेंटली आईटी कंपनीज के रिजल्ट देखेंगे तो कमेंट्री सबकी अच्छी है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नंबर्स में ऊपर नीचे रहा है, लेकिन इंक्रीमेंटल कमेंट्री सबकी अच्छी है। तो एक पहला ट्रिगर है। और रही बात मार्केट मतलब वोलेटिलिटी की, क्योंकि डोमेस्टिक इन्फ्लो भी कम हो गया है और एफआईज भी सेलर है, तो इसके चलते में आपको वोलेटिलिटी मिलेगी। क्योंकि अब अगले हफ्ते और मे भी अगले 1 महीने में हमें दो बड़े इवेंट का सामना करना है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की नई पॉलिसीज, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे, इंडिया पे या फिर चाइना पे, काफ़ी कंट्रीज पे क्या पड़ता है, और एक अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे, जैसे कि अपना डोमेस्टिक बजट है। तो ये दो बड़े इवेंट है, उसके बाद शायद बाजार को एक डायरेक्शन मिलेगा और इन्वेस्टर को थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है अगले 1 से 2 क्वार्टर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यू रहने वाली है। थोड़े से रिटर्न एक्सपेक्टेशन शायद हमें कम करने पड़े, लेकिन फिर भी रिलेटिवली बेटर रहेंगे ये, क्योंकि इंडिया चाहे ग्लोबली देखिए या इंडिया में देखिए, बहुत सारे चेंजेस हो रही है। तो हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडियन इक्विटी मार्केट में रिटर्न अच्छा बनाया जा सकता है, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर ये इन्वेस्टमेंट के होराइजन से आता है तो। ठीक है योगेश भाई, तो आप ये बात तो ओवरऑल मार्केट्स पे बता रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट रखते हैं तो बाज़ार इंडिया का ख़राब नहीं है, अभी चल सकता है, बढ़िया हो सकता है। आप हमको सिर्फ इतना और बताइए कि इस बार की बजट से हम क्या उम्मीद रखें? ये मार्केट के लिए कितना ट्रिगर वाला बजट हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होगा जो सिर्फ सदन पे बोला जाएगा? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने पिछले बजट में भी दिखाया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करनी है, और इस बजट में भी मुझे लगता है उस पर कुछ आना चाहिए। क्योंकि जीवीए जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो बोलते हैं, जिसमें आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो भी उस देश में बनाई जाती है उसको काउंट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे, चाइना का रफली 26-27% है, बाकी वियतनाम, ताइवान सबका 23-24 है, और इंडिया का रफली 13% है, और बाकी जितनी भी कम्युनिटी ड्रिवन कंट्रीज है जैसे रशिया, सऊदी, उनका भी 12-13 ही है। तो इंडिया में जो जो भी ये अपना पॉपुलेशन को लेते हुए, यंग पॉपुलेशन लेते हुए पोटेंशियल बहुत है, बट फिर भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है शायद डायरेक्शनली या और पीएलआई स्कीम्स में या उसमें एक्सटेंशन, या फिर जैसे कि कुछ टैक्स में बेनिफिट हो या ऐसा कुछ जिससे कारण नया कैपेक्स ट्रिगर करे, वैसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ शायद गवर्नमेंट भी यही सोच रही है। और हो सकता है उसमें कुछ हो सकता है इस बार दे, हो सकता है अगले साल दे, या फिर बजट के बाद भी दे सकते हैं। तो इन जनरल मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का गवर्नमेंट का फोकस भी है, और शायद उसी में एडिशन कुछ आ सकता है।
दूसरा जो पॉइंट है, जैसे कैपेक्स ड्रिवन या इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ वहाँ से भी थोड़ा हमें देखने को मिल सकता है, जैसे पावर सेक्टर है या रिन्यूएबल पावर है या रेलवेज है या डिफेंस है, उसमें एडिशनल कुछ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को लेके या मैन्युफैक्चरिंग लेके कुछ नए रूल्स या कुछ क्लियरिटी मिलेगी, वैसा हो सकता है पॉसिबल। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। बाजार के इतर मैं इकोनॉमी पर फोकस करना चाहूँगी और आपकी राय जानना चाहूँगी। और जब मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, मैं एनर्जी पैक पर इन पर्टिकुलर फोकस करना चाहूँगी। कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें, देखिए इन दिनों हमने देखा है कच्चे तेल में उबाल का ट्रेंड दिखा, आज नरमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था नए सैंक्शंस यूएस ने रशियन ऑयल पर लगाए। और इसके अलावा जो उबाल कच्चे तेल में क्रूड प्राइसेस में देखने को मिला है, क्या ये आगे एलिवेट होता दिखेगा या यहाँ से नरमी आएगी? और अगर एलिवेट होता है तो क्या इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स खुलते हुए नजर आएंगे? और इन स्तरों पर एलिवेशन अगर होता है, आरबीआई की तरफ से स्टैंस इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या होगा? डेफिनेटली देखिए, अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो इन्फ्लेशनरी ही रहेगा, क्योंकि इंडिया काफ़ी इंपोर्ट करता है और इंडिया की काफ़ी सारी इकोनॉमी डीजल और पेट्रोल पर डिपेंड है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन लीजिए या फिर अपना डे टू डे विद इन द सिटी ट्रांसपोर्टेशन लीजिए, तो उसका इम्पैक्ट आपका इन्फ्लेशन पे आता ही आता है। लेकिन रही बात इन सब के प्राइसिंग की, देखिए ये सब इवेंट बेस्ड होता है, ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू सस्टेनेबल रहे। पिछले हफ्ते रशिया पे सैंक्शन लगाए गए थे, इसके चलते में आपने प्राइस में उछाल देखा, पर ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आगे भी कंटिन्यू रहे। कि देखिए ओवरऑल काफ़ी सारी कंट्रियाँ जैसे इंडिया है, चाइना है, गैस की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, या कई जगह पे ईवीज का चलन है। और क्रूड ऑयल का वैसे ओवरऑल सप्लाई कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। अगर जो भी ग्लोबल इवेंट्स, अगर नेगेटिव इवेंट्स है या इश्यूज है, सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं लगता है हमें। हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए थोड़ा बहुत या किसी कंट्री वाइज या वॉर के चलते में या सप्लाई चेन के चलते में इशू रहे, बट ओवरऑल ऐसा नहीं लगता है कि ये क्रूड के प्राइस ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये पिछले 10 सालों में भी 100 के नीचे ही रहे हैं और सप्लाई भी बढ़ रही है और गैस का प्रपोर्शन और ईवी का प्रपोर्शन ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। तो इसके चलते में इनका कोई ऐसा खास कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ये थोड़ा सा जब भी प्राइस ट्रिगर होता है, ये इवेंट बेस्ड होता है और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। राइट, तो क्रूड ऑयल पे हमने आपसे समझा, पर योगेश जी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में फिर से जोश आ रहा है कुछ डिफेंस काउंटर्स को लेकर और रेलवे काउंटर्स को लेकर भी कई सारे अनाउंसमेंट्स भी हैं ज़रूर, क्योंकि नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और बजट को लेकर भी थोड़ी उम्मीदें ज़रूर जताई जा रही हैं कि इनके एलोकेशन में थोड़ी सी बढ़त ज़रूर देखने को मिले। क्या अच्छे करेक्शन के बाद क्या आपको डिफेंस प्लेस या फिर रेलवे प्लेस फिर से अट्रैक्टिव लग रहे हैं, या फिर कोई और पीएसयू बास्केट में से कोई खेमा जो कि आप हाईलाइट करना चाहें? देखिए, मैं एग्जैक्टली स्टॉक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे कि रेलवे से डिफेंस है या फिर उससे रिलेटेड जो भी लॉजिस्टिक्स है या फिर कोई कैपिटल गुड है जिसमें पीएसयू भी आते हैं और नॉन प्राइवेट कंपनीज भी आएंगे, तो ये सेक्टर में हाई ग्रोथ रहने वाली है अगले 5 सालों में। ये इन्वेस्टर को चुनना पड़ेगा कि कौन सा, चाहे पीएसयू लूँ या प्राइवेट लूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये सेगमेंट वो रहेगा किस सेगमेंट में प्रेजेंट रहना चाहता है, किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि ये एक स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने वाले हैं। भले सेक्टर ग्रोथ रहेगा, लेकिन हर कंपनी में उसके रिस्क रिवॉर्ड अलग रहेंगे, उसके प्रोडक्ट में विद कंपटीशन अलग रहेंगे, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप थीम या सेक्टर देखेंगे तो इनमें अगले 4 से 5 साल में अच्छी खासी ग्रोथ रहने वाली है। डिफेंस, रेलवेज या लीजिए आप कैपेक्स ड्रिवन लीजिए, या फिर पावर सेक्टर में या पावर ट्रांसमिशन में, ये हमें लगता है इसमें ग्रोथ तो रहेगी अगले 5 साल, जो नॉर्मली कंजम्पशन ग्रोथ से कहीं ज़्यादा रहने वाली है, और जो कि हम लोग भी ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि यही इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ड्राइव करेगा अगले 4 से 5 साल में। तो इनमें ग्रोथ तो रहेगी, लेकिन इन्वेस्टर को चुनना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं जिसमें वो कंफर्टेबल। योगेश भाई, बस एक आखिरी क्वेश्चन, ये डॉलर रुपी इक्वेशंस मार्केट्स के लिए कितनी बड़ी समस्या है और इससे क्या जल्द निदान हम पा सकते हैं? आपकी कोई कैलकुलेशन है, आप इसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं? देखिए, स्टडी तो बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन इस पे लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है।
एज ए इन्वेस्टर और एज ए फंड मैनेजर मुझे ये देखना है कि अगर ये इसका इवेंट अगर मान लो प्ले आउट होता है, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया या बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हो गया, तो उसके चलते फिर कौन से सेक्टर और कौन सी कंपनियां बेनिफिट रहेगी, चाहे एक्सपोर्ट कंपनी बेनिफिशियरी रहेगी या जो इम्पोर्ट करती है वो बेनिफिशियरी रहेगी। तो इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकली करेंसी का मूवमेंट जो होता है वो बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स पे होता है, जो कि एक बाइनरी भी होती है, कई बार ओवरनाइट चेंजेस भी आते हैं, और ये इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इसके अलावा बेटर ये है कि आप सेक्टर देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर बेनिफिट ही है। अगर डिप्रिशिएट हो रहा है तो एक्सपोर्ट है, अगर अप्रिशिएट हो रहा है रुपी तो ऑब्वियसली इंपोर्ट है। तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं इसको। आप ये देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं है जो हो रही हैं, उसके हिसाब से सेक्टर्स ढूंढ लेते हैं आप कि बेनिफिशियरी कौन से हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते और ना ही इसको ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर कैलकुलेशंस में जाते हैं। योगेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।